गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत 4:30 बजे ही हो गई थी और फिर उठकर मैंने ब्रश किया, थोड़ा वॉक किया और अभी आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखा रही थी। सुबह के 5:04 हो रहे थे और अभी मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू करूँगी। फर्स्ट स्टडी स्लॉट में एनसीईआरटी सार संग्रह से मैं पढ़ने वाली हूँ बायोलॉजी। आपने मुझे पहले भी बायोलॉजी पढ़ते हुए देखा होगा क्योंकि मेरा क्लास 6 to 8 में जो सब्जेक्ट है ना वो मैथ्स एंड साइंस है, तो बायोलॉजी में मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बायो को मैंने एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लिया है और अब मैं सोच रही हूँ ना कि 2-3 सोर्सेस से बायोलॉजी को अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि ना अक्सर बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा डीप में पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि एक तो ये बुक है मेरे पास अभी एनसीईआरटी सार संग्रह की, तो पहले यहाँ से कर लेती हूँ। और इसमें बायो ना हिंदी में दिया हुआ है और मैं हमेशा मतलब साइंस इंग्लिश में पढ़ना प्रेफर करती हूँ, पर फिर भी अभी मुझे करना ही होगा। मुझे हिंदी भी समझ आती है, वो इसलिए कि क्लास 10 तक मेरा मीडियम जो था वो हिंदी था, बट क्लास 10th के बाद मैंने साइंस को इंग्लिश में पढ़ा है। बट फिर भी मैं हिंदी में भी कंफर्टेबल हूँ, इंग्लिश में भी कंफर्टेबल हूँ, दोनों लैंग्वेज मुझे समझ में आता है बहुत अच्छे से। अगर आप भी क्लास 9-10 के लिए तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो मैंने आपको किरण पब्लिकेशन की बुक सजेस्ट की थी। ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है और सबसे अच्छी बात है कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी को फॉलो करती है। आप लोग कह रहे थे कि लिंक डाल देने के लिए, तो शॉर्ट्स में ना लिंक एक्टिव नहीं होता है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। हे फ्रेंड्स, सुबह के 7:20 हो गए हैं और अभी मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट किया है। तो आज का मेरा टारगेट ये था ना कि ये जो एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक है इससे मैं बायोलॉजी एक बार कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो मेरा टारगेट ये है कि इसको मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ। तो इसमें बायोलॉजी ना टोटल 26 पेजेस का है, तो मैंने टारगेट रखा है कि मैं 2 दिन में से पूरा लर्न कर लूँगी। तो एक दिन का टारगेट था मेरा आज का कि आज मुझे 13 पेजेस लर्न करने हैं। तो मॉर्निंग में मैंने 6 पेजेस लर्न किया है, मतलब मैंने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो बायोलॉजी के कुछ जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी होते हैं उससे रिलेटेड पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था मेरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल से रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन, वो पढ़ा है। उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थे। और उसके बाद सेल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं या फिर क्वेश्चंस होते हैं वन लाइनर, वो मैंने पढ़ा है। तो 6 पेजेस अभी कंप्लीट किया है और 7 पेज इवनिंग में करूँगी। मतलब जैसे अभी मैं सुबह मतलब 5 बजे से लेकर 7 बजे के टाइम में मैंने इसको पढ़ा है, तो शाम में भी वही टारगेट रहेगा कि शाम में 5 से 7 बजे तक बाकी 7 पेजेस अच्छे से लर्न कर लूँ। तो ऐसे 13 पेज आज हो जाएगा और उसी तरह 13 पेजेस कल कर लूँगी। तो 2 दिन में एनसीईआरटी सार संग्रह से बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो बस यही था मेरा अभी का टारगेट। और फिलहाल सुबह सुबह मुझे ठंड लग रही थी, तो अभी मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाय बना कर लेके आए हैं, तो अभी मैं इसे पीऊँगी और फिर थोड़ा सा जो घर का काम है वो कर लूँगी और मिलती हूँ आपसे किचन में। ठंडा हो गया मेरा चाय। आपसे बातें करने की वजह से मेरा चाय भी ठंडा हो गया था, बट फिर भी मैंने चाय बिस्किट एंजॉय किया। और अगर आप सुबह उठ के पढ़ेंगे ना तो आपको भूख लग ही जाएगी। तो मैं तो पहले इंटरमीडिएट फास्टिंग करने का सोच रही थी, बट अभी एग्ज़ाम है तो मैं इन सब चीज़ों को साइड पे रखती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है मेरे लिए। और आपको पता है मेरे साथ ना ऐसा ही होता है हमेशा। जब मैं पिछले बार वेट लॉस जर्नी पे थी तो बिहार प्राइमरी का फॉर्म आ गया था, तो फिर मैंने छोड़ दिया वो सब करना और पढ़ाई पर ध्यान दिया केवल। और इस बार मैंने कैसे भी करके तो 3 kg वेट लॉस किया है। अभी फिर देखिए एग्ज़ाम आ गया और टाइम कितना कम है हमारे पास, मतलब सिर्फ 1 महीना। और बताइए इस 1 महीने पे अगर मेरा सारा फोकस वेट लॉस पे रहेगा तो फिर एग्ज़ाम में कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगी। तो इस वजह से मैंने अभी इसको थोड़ा इग्नोर कर दिया है। वेट लॉस क्या है वो तो लाइफ में कभी भी कर लेंगे, पर मुझे लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ना वो सबके लिए मतलब बहुत दिनों के बाद आई है, स्पेशली बीएड स्टूडेंट्स के लिए। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप हर स्टेट का देखेंगे ना तो आपको टीचिंग एग्ज़ाम का पता चल जाएगा कि टीचिंग एग्ज़ाम का क्या हाल होता है। मतलब एक बार वैकेंसी आती है, फिर उसको 5 साल में क्लियर किया जाता है और उसके बाद जब भी चुनाव होने वाला होता है तब वैकेंसी आती है। तो वैसे में ना अगर इस बार हम नहीं निकालते हैं तो हमें नेक्स्ट फिर से 5 साल का वेट करना पड़ेगा। और इस बार अगर वेट करना पड़ा ना तो शायद बहुत लोग जो गवर्नमेंट जॉब करने की इच्छा रखते होंगे उनकी इच्छा कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी और वो प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लेंगे या फिर कोई दूसरा काम कर लेंगे, या फिर अगर लड़की होंगी तो बहुत सारे लोग हाउसेस बनना एक्सेप्ट कर लेंगे। इसलिए ना मेरे लिए ये जॉब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितना इंतज़ाज़म अभी है जॉब के लिए वो अगले साल भी रहे या फिर उसके अगले साल भी रहे। स्पेशली अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो शादी के बाद ना
कंटिन्यू रखना पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। बहुत सारी आपको और चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, लोगों की बातों का सामना करना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको अंदर से खुद भी लगेगा कि अब तो शादी हो गई तो चलो बहू की जिम्मेदारी अच्छे से निभा लेते हैं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं मेरी लाइफ ऐसी होती है कि ना मैं अच्छे से बहू की जिम्मेदारी निभा पाती हूँ और ना ही बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाती हूँ। मतलब मुझे बीच में रहना पड़ता है और मैं चाहती हूँ कि मैं कैसे भी करके ये जॉब ले लूँ, क्योंकि पता है आपको, मैंने अपने सामने अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स को, इनफैक्ट जो मेरे से मेरी बड़ी वाली दीदी हैं, वो भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ थी और हमेशा बहुत अच्छा मार्क्स लाती थी, लेकिन उनकी शादी हो गई और फिर शादी होने के बाद ना उन्होंने गिव अप कर दिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना पॉसिबल नहीं होती है। तो वो मुझे हमेशा समझाती हैं, वो बोलती है ब्यूटी नहीं, तुम्हारी सिचुएशन देखने के बाद मुझे अपने दिन याद आते हैं और मुझे लगता है कि काश मैंने उस टाइम पे गिव अप नहीं किया होता। तो उनकी वजह से भी मैं मतलब बहुत ज़्यादा लगी रहती हूँ, वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करती रहती हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जितनी भी लड़कियाँ हैं उनके लिए ये जॉब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, जिसको हमें यूज़ करना चाहिए अपना 100% परफॉर्मेंस देकर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने सोचा था कि मेरी शादी तो हो गई है, बट मैं कम से कम 3 एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करूँगी, अपना 100% दूँगी। तो फर्स्ट एग्ज़ाम तो मैंने दिया था KVS PRT का, जिसमें मेरे 137.66 मार्क्स आए थे, बट बीएड बाहर होने की वजह से मैं वहाँ से बाहर हो गई। सेकेंड एग्ज़ाम मैंने बिहार PRT का दिया, जिसमें कि मेरे 80 मार्क्स थे पहले, बट अभी जो न्यू स्कोर कार्ड आया है उसमें मेरे 79 मार्क्स हो गए हैं, 1 नंबर मेरा कट गया है। बट फिर भी यहाँ पर भी बिहार PRT से बीएड वालों को बाहर करने की वजह से मैं बाहर हो गई। और अब ये जो थर्ड एग्ज़ाम है, बिहार टीचिंग एग्ज़ाम फ़ेज़ 2, मैं इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि हम पूरी ज़िंदगी पढ़ाई करते रहें। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने टाइम को वेस्ट करूँ, जैसे कि अगर फ़ोन चला रहे हैं तो फ़ोन ही चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो टीवी दिन बैठ के 2-3 घंटे देख ले, बट ऐसा मैं कभी करती नहीं। अभी मैं टाइम को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, या तो मैं पढ़ाई करती हूँ, अगर मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि घर का काम जो है वो जल्दी जल्दी निपट जाए। इवन जब मैं शाम में फ्री हो जाती हूँ ना पढ़ाई करने के बाद, तो मेरे पास अगर 10-15 मिनट का टाइम है तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि चलो अभी कपड़े हैं इसको फ़ोल्ड कर लेते हैं, एक काम तो मेरा हो गया ना। तो ऐसे कर करके अभी मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ और बाकी जो टाइम बचता है उसमें मैं यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। और बहुत लोग कभी कभी इसके बारे में बुरा भी बोलते हैं कि पढ़ती हो तो फिर क्यों अपना कंटेंट क्रिएट करती हो, क्यों यूट्यूब पे वीडियो डालती हो। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आज से वीडियो डाल रही हूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना 2022 में, तो उसके 2 मंथ के बाद ही मैंने अपना चैनल स्टार्ट कर दिया था। उस समय कोई भी एग्ज़ाम नहीं था हमारा, बट फिर भी मैं उस समय भी पढ़ती थी। अगर आप आज भी मेरे यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो जाकर देखेंगे ना, तो आप उसमें एक ही चीज़ पाएंगे कि उस वीडियो में भी मैंने यही कहा है कि फ्रेंड्स ये है मेरे यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो। और मैं यूट्यूब चैनल इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जिनको टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत होती है पढ़ाई करते हुए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको मोटिवेट करूँ और जैसे जैसे मैं टाइम मैनेज कर रही हूँ आप भी मैनेज करें। तो उसमें भी ना आपको ये चीज़ मिलेगा, जो फर्स्ट वीडियो में है वो आज तक वही मोटिव है मेरा। इसीलिए मैं अपने चैनल को हमेशा मतलब अपलिफ्ट करना चाहती हूँ। इनफैक्ट अगर आपके पास भी कोई स्किल है तो आप भी यूट्यूब पे दिखा सकते हैं। आजकल हर लोग मतलब सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं और इसमें कोई किसी को पाबंदी नहीं लगा सकता है। मीन्स ये तो हमारा राइट है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। जैसे मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मेरी एक सब्सक्राइबर लिखती है कि 5 साल बाद मैंने आपकी वीडियो देखकर पढ़ाई करने का ठाना और मेरा सीटेट पेपर 2 क्लियर हो गया। अब बताइए अगर उनको नहीं पता होता कि कैसे हम टाइम मैनेज करें, क्योंकि आपको पता है हम जैसा देखते हैं ना हम वैसा बन जाते हैं। आप 2-3 दिन नेगेटिव चीज़ें देखिए, आपका दिमाग नेगेटिविटी से भर जाएगा और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। आप 2-3 दिन पॉजिटिव चीज़ें देखिए, आप पॉजिटिविटी से भर जाएंगे और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा। और बस मैं यही करने की कोशिश करती हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, जैसे सब्सक्राइबर्स लिखते हैं कि उनका बिहार PRT में KVS PRT में हो गया है और बोलते हैं थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग अस दिस मच। तो ये मेरे लिए ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप अपने काम से किसी एक इंसान की लाइफ में एक छोटा सा भी पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं तो समझिए कि आपका ये ज़िंदगी जो है वो सफल हो गया। और फिर मैं इतने अच्छे काम को छोड़ कैसे सकती हूँ। तो फाइनली मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया है और सेकंड स्टडी स्लॉट में ना मैं पढ़ रही थी ज्योमेट्री प्लेटफॉर्म से। आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि आपने 9th 10th का बैच लिया, कहाँ से लिया है, तो मैंने प्लेटफॉर्म से लिया है। और मैंने ज्योमेट्री के 2
लेक्चर्स अटेंड किए थे और उनको मैंने बहुत अच्छे से देखा और पढ़ा भी, बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनाए। इसके बाद अब मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी। और आपको तो पता ही है कि 9-10 का जो सिलेबस है उसमें पॉलिटी नहीं है कहीं पे। मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, जो भूगोल है, विज्ञान है और आपका करंट अफेयर्स है, ये सब है, बट पॉलिटी नहीं है। और एंशियंट हिस्ट्री वगैरह मैं नहीं पढ़ूंगी और मेडाइवल भी नहीं पढ़ूंगी। तो अभी ना मैं पढ़ रही थी जब यहाँ से, तो ये मैप वाली बुक है, यहाँ से तो मैं पढ़ रही थी, बट फिर ना मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था क्योंकि इसमें ना ज्योग्राफी को बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में दिया है। तो फिर मेरे दिमाग में एक बात आया कि नहीं यार, अगर इतना डेप्थ में पढ़ेंगे तो फिर वो याद तो मुझे रहेगा नहीं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में केवल 1 महीने का टाइम है। तो फिर मैंने सोचा कि जो मैंने नोट्स बनाया था मैं उसी को रिवाइज़ कर लेती हूँ। अगर उसमें से क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छा है, अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने थोड़ी देर ज्योग्राफी पढ़ा और ज्योग्राफी पढ़ने के बाद मैं दोबारा से मैथ्स बनाने लग गई थी। और मैथ्स में ना अभी मैं बना रही थी ट्रायंगल्स। तो मैंने सोचा कि आर.एस. अग्रवाल से एक बार ट्रायंगल्स को सॉल्व कर लेते हैं। ट्रायंगल्स मैंने सॉल्व नहीं किया था आर.एस. अग्रवाल से, क्योंकि ये सच में इजी टॉपिक है मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि नहीं, कम से कम जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है उसको मैं अच्छे से कर लेती हूँ। तो प्रूफ वाले क्वेश्चंस को मैंने कर लिया है। और अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है, मैं आपको ये कहूँगी कि आप एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो कीजिए। बहुत सारे कमेंट आते हैं जिससे पूछते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, बट देखिए मैं आपको झूठ क्यों बोलूँगी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको पता चल जाएगा 3 तारीख को। बस 2-3 दिन वेट कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा 6 to 8 के लिए, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप भी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। और इधर जो 2-3 दिन है अभी आपके पास, उसमें आप एनसीईआरटीज़ को बस ऐसे ही एक बार पलट पलट के देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअली में आपके सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं और किन पे आपका कमांड है, किन को आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ये सब। तो फाइनली मेरा 3rd स्टडी स्लॉट हो गया है कंप्लीट। और आज मैंने की है 7.5 घंटे की पढ़ाई। और आपको तो पता ही है कि जब भी एग्ज़ाम आता है तो मैं अपने स्टडी आवर्स को अचानक से इंक्रीज़ कर लेती हूँ, और ये आपके लिए भी ज़रूरी है। आप अपना स्टडी आवर इंक्रीज़ कर लीजिए अभी से ही, और बहुत सारा पढ़ाई कीजिए। और ये है मेरे स्टडी रूम। पढ़ाई करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। और अभी मैं चली जाऊंगी छत पे थोड़ा सा वॉक करने के लिए। आपको तो पता ही है कि एक्सरसाइज आज मैंने की नहीं है। और यहाँ पर अपनी बहन से भी थोड़ा सा बात कर रही थी, बट मैंने उसको कॉल लगाया तो पता चला कि वो मार्केट में थी और उसने मेरा कॉल भी कट कर दिया एंड में। आजकल हमारे तरफ ना 5:30 में मतलब अंधेरा टाइप का थोड़ा हो जाता है। आपकी तरफ कितने बजे अभी एकदम अंधेरा हो जाता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये है मेरा छत, और छत ना ऊपर से बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, आपको भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको हाई कर रही थी। और जब भी आप लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ते हैं ना, तो 1 घंटा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिएगा। ऐसा काम ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिले। मुझे शांति मिलती है जब मैं अकेले होती हूँ, वॉक करती हूँ, तो उस समय ना मैं डीप थिंकिंग करती हूँ कि मुझे कल क्या करना है और कैसे अपने टारगेट को अचीव कर सकती हूँ, ये सब। तो आप भी ऐसा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिए। बहुत लोगों को डांस करने में, सिंगिंग करने में बहुत अच्छा लगता होगा, तो आप कम से कम ना 1 घंटा अपनी हॉबीज़ के लिए भी निकालिएगा, तभी आप मोटिवेटेड रह पाइएगा। जब मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि मम्मी जी ऑलरेडी खाना बना रही थी, और आज तो मेरी बल्ले बल्ले हो गई। मतलब सुबह में मम्मी जी ने हेल्प कर दिया और शाम में मम्मी ने खाना बना दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।